हेलो बच्चों, आज शिवरात्रि के दिन एक ये यूट्यूब चैनल के मार्जिन शुरू हो रहा है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पर डेडिकेटेड होगा। इसके नाम से ही आपको केमिस्ट्री महसूस होगी। इसके नाम में CHEM मीन्स केमिस्ट्री, ORG मीन्स ऑर्गेनिक, IN मीन्स इनऑर्गेनिक, यानी टोटल केमिस्ट्री, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सबके बारे में आपको पूरा नॉलेज यहाँ पर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th 12th या बोर्ड्स पर फोकस्ड रहेगा। 11th और 12th के कोर्स के साथ ही साथ इसमें आपको फाउंडेशन लेवल बताते हुए, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझाते हुए JEE और नीट पर मेन फोकस रहेगा। शुरुआत में पहले हर एक चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में, एवरेज आप मान के चलिए एक चैप्टर में कम से कम 10 से 15 टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स पर पूरी इन डेप्थ वीडियोस आएंगी और उन इन डेप्थ वीडियोस के बाद NCERT की बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सल्यूशन का एक वीडियो आएगा। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट के होंगे उनको भी एक वीडियो डाला जाएगा जो सॉल्यूशन के साथ होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस JEE पर एक वीडियो आएगा। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि एक चैप्टर में कम से कम 15 से 20 वीडियोस रहेंगे और वो इन डेप्थ वीडियोस रहेंगे, छोटे छोटे 5 या 10 मिनट के लिए नहीं। हर एक टॉपिक को करीब करीब 1 घंटे में कवर किया जाएगा। तो आज से क्लास 11th को शुरू कर रहे हैं। क्लास 11th प्लस JEE नीट हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 NCERT के हिसाब से, जिसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। और जो टॉपिक इस चैप्टर में हम आज ले रहे हैं वो है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को आज स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हों। मोल के विषय में थोड़ा सा एक विचार कीजिए। कि मोल है क्या, या आप थोड़ा सा एज्यूम करिए कि आप जब कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जाते हैं तो केले खरीदते हैं। केले आप दुकान वाले से क्या मांगते हैं कि आप मुझे 1 दर्जन केले दे दीजिए। इसी तरह से जब आप बाजार जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं मुझे 1 किलो अंगूर दे दीजिए। या आप बाजार जाते हैं तो दुकान वाले को बोलते हैं मुझे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए। उसी तरह से आपका मोल होता है। ये कुछ नहीं, सिर्फ एक यूनिट है, और मोर देन यूनिट ये एक काउंटिंग यूनिट है। जैसे आप बाजार गए तो आपने दुकान वाले से कहा कि मुझे 1 दर्जन केला दीजिए, तो वो 1 दर्जन सुनते ही समझ जाता है कि उसे टोटल 12 केले देने हैं। इसी तरह से आप जब बैंक जाते हैं तो बैंक में जब विड्रॉल फॉर्म भरते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे 1000 रुपये दे दीजिए। कितना बोलते हैं? 1000। तो जैसे ही आप उसको 1000 बोलते हैं वो तुरंत बैंक का कैशियर समझ जाता है कि आप उससे
टोटल इतने रुपए मांग रहे हैं। ये कितना लिखा है, 1000 कहें या इस तरह से लिखें तो 1000। इसी तरह से अगर आप बैंक वाले से बोलते हैं कि वो आपको 1,00,000 रुपया दे, तो वो तुरंत समझ जाता है कि आप उससे इतने रुपए मांग रहे हैं, यानी 10⁵ रुपीज़। इसी तरह से आप जब बैंक वाले से कहते हैं 1,000,000 रुपीज़ दें, तो वो तुरंत समझ जाता है कि आप उससे 10⁶ रुपीज़ का डिमांड आप कर रहे हैं। या आप उससे अगर बैंक वाले से कहते हैं कि वो आपको 1,000,000,000 रुपीज़ या 1,000,000,000 रुपया दे, तो वो बैंक वाला तुरंत समझ जाता है कि आप उससे इतने रुपए मांग रहे हैं। इसी तरह से अगर ट्रिलियन में मांगते हैं तो 1 ट्रिलियन हो जाता है 10⁻12। इसी तरह से एटॉमिक पार्टिकल्स या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को भी काउंट करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत हुई, और उसको हमने कहा मोल। तो मोल कुछ नहीं है, जब आप किसी को बोलेंगे कि 1 मोल दे दो, तो वो हो जाएगा आपका 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी मोल एक यूनिट हो गई जो पार्टिकल्स के नंबर को मेजर करने के लिए यूज होती है। एवोगैड्रो साहब सबसे पहले इस कंसेप्ट को लेकर आए थे। उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसको हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, और उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था मोल, और ये बताया था कि किसी भी सब्सटेंस, आई रिपीट सब्सटेंस, एवोगैड्रो साहब ने बताया कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। किसी भी सब्सटेंस, या इसके आगे आप एक और चीज जोड़ सकते हैं, स्पेसी। किसी भी स्पेसी या सब्सटेंस के 1 मोल में उसके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। 1 मिनट में जरा वीडियो क्वालिटी चेक कर लूँ। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी स्पीसी के 1 मोल में उस सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब इस स्पीसी में आपके एटम्स भी आ सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके आयंस भी हो सकते हैं। जब हम स्पीसी या सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और आयंस सारे इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अब इतनी चीज़ों को आप लोग नोट कर लें। अब यहीं से हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि किसी भी स्पीसी, यानी किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या आयंस के नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करें। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स अगर बात की जाए तो उसको कैलकुलेट हम ऐसे कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। जैसे सिंस एवोगैड्रो साहब ने बताया कि किसी भी स्पीसी के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स
कितने में रहेगा, 1 मोल। यानी किसी भी स्पीसी के अगर इतने पार्टिकल हैं तो आप उसको कहेंगे कि वो 1 मोल है। तो हेंस अगर एक पार्टिकल हो केवल तो उसमें कितना मोल होगा, ये हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक, तो इसलिए अगर x पार्टिकल आपके दे रखे हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई x, जहाँ पर x क्या है, गिवन पार्टिकल जो हमको प्रॉब्लम में क्वेश्चन में दिया होगा कि इतने पार्टिकल दिए हैं और उसका कितना मोल है, तो वो आप इस तरह से यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं, या इसी चीज़ को हम एक जनरल फार्मूला में चेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स, अब इसी चीज को हम जनरल फार्मूला के रूप में लिखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर हो गया हमारा गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, ये जो क्वांटिटी है 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं और इसको हम कैपिटल N या A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na एवोगैड्रो नंबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का हमारा ये निकलता है। आप चाहे तो इस फार्मूले से कर लें, चाहे तो इस तरह से यूनिटरी मेथड से भी नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद एवोगैड्रो साहब ने ही अपनी 2 हाइपोथेसिस दी थी इस मोल के लिए, उनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी इस फार्मूले को यहीं नोट रखेंगे, इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा आगे, तो इसको अभी नहीं मिटा रहे हैं, इसको बाद में मिटाएंगे थोड़ी देर रखने के बाद। ठीक, एवोगैड्रो साहब ने अपना जो हाइपोथेसिस दिया उसमें उन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी स्पीसी के 1 मोल का एसटीपी या एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। क्या बताया है एवोगैड्रो साहब ने कि एट एसटीपी किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, एसटीपी पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम आपका होता है 22.4 लीटर। यहाँ पर ये एसटीपी क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ से भी हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक हाइपोथेसिस से। थोड़ा सा यहाँ पर एक और जानकारी आप अपने पास नोट्स में डाल लें कि एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो एसटीपी है, एसटीपी इसका फुल फॉर्म हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो IUPAC का ओल्ड कन्वेंशन है वो एसटीपी को इस तरह से देखता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर हमारा होता है 1 बार। ये बात किसकी है, ओल्ड कन्वेंशन की। अभी रिसेंटली 2016 में इनका एक नया कन्वेंशन आया है जिसमें ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर को 273 केल्विन मानते हैं, लेकिन प्रेशर को अब 1 बार ना लेकर के 1 एटीएम बताया गया, 1 एटमॉस्फेरिक।
कितना बताया गया है? 1 एटमॉस्फेरिक। और 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक में थोड़ा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में थोड़ा सा अंतर होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये बराबर होता है 1.01325 बार। तो ये बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है इन दोनों में। इस वजह से जो ओल्ड कन्वेंशन था उसके हिसाब से एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 22.4 लीटर, लेकिन अब न्यू कन्वेंशन के हिसाब से इसी वॉल्यूम को बताया जा रहा है 22.7 लीटर। लेकिन चूंकि आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और जेईई या नीट में जो आंसर्स की क्रॉस वेरिफिकेशन या जो चेकिंग होती है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होती है, तो वहाँ पर आपको 22.4 लीटर अभी लेके चलना है, अनलेस गिवन कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या स्पेसी 22.7 हो। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अब एसटीपी बदला जा चुका है 2016 में। तो खैर एसटीपी पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो हमें कोई भी वॉल्यूम दिया होगा तो उससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स उस सब्सटेंस के उस स्पेसी के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यूनिटरी मेथड हम लगा दें, सिंस 22.4 liter of substance is equal to 1 mole, hence 1 mole of substance, hence 1 liter of substance ये बराबर हो जाएगा 1/22.4 मोल। तो हमारे पास जो भी गिवन वॉल्यूम होगा, मान लिया वो x है, हेंस x लीटर, तो ये हो जाएगा जाके हमारा 1/22.4 इंटू x मोल, या इसी को चेंज कर सकते हैं हम फार्मूले को। x चूंकि हमारा गिवन वॉल्यूम है तो हम इसको लिख सकते हैं गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक दूसरा फार्मूला हमारे पास आ गया। ये हो गया हमारा गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो यहाँ से भी हम अपना नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा एक फंडा है नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का, वो है उसके मोलर मास से। तो मोलर मास से कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको देखिए। आप लोग हाथ के हाथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि YouTube की टेक्नोलॉजी आपको ये सुविधा देती है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नोट्स हाथ के हाथ बनाते चलें, क्योंकि जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं तो वो आपको फिर कभी भी भूलता नहीं है। मोलर मास से कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके पहले हम थोड़ा सा मोलर मास के विषय में डिस्कशन कर लेते हैं। मोलर मास जैसा इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं।
ग्राम एटॉमिक मास। तो देखिए, जैसे पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं या किसी भी एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे करते हैं। सपोज ये कोई एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ नीचे ऐसे Z के फॉर्म में लिखा होता है और इसका मास नंबर यहाँ ऊपर A के नाम में लिखा होता है। ये जो ऊपर मास नंबर है ये कुछ नहीं है, किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसकी जो यूनिट होती है दैट यूनिट इज AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इस एटॉमिक मास यूनिट से ही हम मोलर मास किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, सपोज इसी का कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो मास है वो AMU है। जैसे हम बाजार में सेब खरीदते हैं तो उसका एक यूनिट बताते हैं ना कि इतने किलोग्राम दे दो। चावल खरीदने जाते हैं तो बताते हैं कि इतने ग्राम चावल दे दो। तेल खरीदने जाते हैं तो बताते हैं इतने लीटर तेल गाड़ी में डाल दो। तो बिल्कुल वैसे ही ये A मास नंबर है और इसका यूनिट AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है। अब एटॉमिक मास यूनिट को हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इसके एक एटम का मास नंबर है। तो मास ऑफ वन एटम ये बराबर A और यूनिट है इसका AMU। इसको थोड़ी देर के लिए हम जरा ग्राम में अगर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा एक AMU में आपके 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। तो एक AMU है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ये एक एटम का वेट हुआ। अब अगर 1 मोल एटम लें, हम 1 मोल एटम लें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम अगर लें तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम हमारा कितना हो जाएगा, A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। ये एक एटम का मास हुआ और एक मोल में कितने एटम होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में उसके कितने पार्टिकल रहेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो एक एटम का वेट इतना है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 1 मोल एटम का मास ग्राम में आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पूरा यूनिट है ये इतना पूरा जब सॉल्व कर लेंगे हम तो ये पूरा स्फीयर में जो हमने कवर किया है ये इतना पोर्शन, ध्यान से देखिए, ये इतना पोर्शन पूरा बराबर आ जाता है हमारा 1 के। तो ये बराबर हो जाएगा A इंटू 1 और यहाँ पर यूनिट अब इसकी आ गई है ग्राम, तो A इंटू 1 ग्राम। यानी यहाँ से हम ये कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल, किसी भी सब्सटेंस या स्पीसी या एलिमेंट या मॉलिक्यूल के एक मोल का मास अगर ग्राम में निकालें तो वो उसके मास नंबर के बराबर ही होता है, A इंटू 1 ग्राम। तो 1 लिखें ना लिखें, तो यानी अगर हम मोलर मास इस X का निकालना चाहें तो वो कितने हो जाएगा, A ग्राम के बराबर हो जाएगा, A ग्राम। सपोज दूसरा कोई एलिमेंट है, सपोज हम ऑक्सीजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन का हमारा मास नंबर कितना है, 16। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एक मोल एटम, ऑक्सीजन के
एक मोल एटम, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्सीजन के एक मोल एटम का मास ग्राम में 16 ग्राम होगा। सपोज हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है? 14। एटम की बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं बोला अभी। नाइट्रोजन के एक मोल एटम, नाइट्रोजन के एक मोल एटम का मास कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। वहीं अब मॉलिक्यूल्स की बात करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O2। नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N2। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट मास नंबर के टर्म्स में कितना हो जाएगा? O प्लस O। इस ऑक्सीजन का मास नंबर 16, इस ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो टोटल हो गया 32। यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक मोल का मास 32 ग्राम होगा, जो कि ऑक्सीजन का मोलर मास है। इसी तरह से N2 के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा N प्लस N, यानी ये बराबर इसका नाइट्रोजन का 14 और इस नाइट्रोजन का 14, टोटल हुआ 28। यानी हम कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम होगा। तो इस तरह से हम किसी भी स्पीसी का अगर हमें उसका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास पता है तो उसके आगे सिर्फ हमको ग्राम लगा देना है, वही उसका मोलर मास हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एटम का केस है तो उसके मास नंबर के आगे आप सिर्फ ग्राम लगा दीजिए। जैसे अभी आपने अपने सामने देखा है कि ऑक्सीजन का मोलर मास 16 ग्राम, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 32 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे। इसी तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास 28 ग्राम। ठीक, तो ये कंसेप्ट है आपका मोलर मास का। अब इस मोलर मास से भी हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मोलर मास के टर्म में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाता है हमारा गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास। तो इस तरह से 3 फार्मूले आए आपके पास और 2 मेन हाइपोथेसिस आई। उनको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें कि एवोगैड्रो साहब ने बताया था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होगा, पहली बात। दूसरी, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये सारे फार्मूले और सारी बातें आप नोट कर लें। एक और टर्म है मोलैरिटी, जिसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी, संभवतः मोलैरिटी के विषय में नेक्स्ट वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो ये इतना मोल कंसेप्ट का ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ आते हैं, कंपटीशंस पर फोकस्ड होते हुए। आप लोग नोट कर लें, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। जी, रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखिए, फाइंड टाइम ईयर्स में टू स्पेंड 1 मोल ऑफ rupee if
you are spending 1 crore यानी 10⁻⁷ रुपी पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आप करते हैं तो मोल का कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है। फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। फाइंड द टाइम ईयर्स यानी सालों, ईयर्स में आपको निकालना है, टू स्पेंड 1 मोल ऑफ रुपी इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 करोड़ यानी 10⁻⁷ रुपीज़ पर सेकेंड। यानी अगर आपके पास ज़्यादा नहीं बस 1 मोल, पुचुन्नी भर का 1 मोल रुपया आपके पास है भाई साहब। कितना? सिर्फ 1 मोल रुपया आपके पास है, तो कितना टाइम लगेगा आपको खर्च करने पर? मोल तो छोटी सी चीज़ है, आप समझते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो कितना टाइम लगेगा अगर सिर्फ 1 मोल रुपया आपके पास भाई साहब हो जाए खर्च करने में? ज़रा निकालते हैं उसको। देखिए 1 सेकेंड में आप कितना रुपया खर्च कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपया। 1 सेकेंड में आप इतना रुपया खर्च कर रहे हैं। सिंस 1 सेकेंड स्पेंडिंग यानी खर्च करना, स्पेंड माने खर्च करना, 1 सेकेंड स्पेंडिंग आपकी है 10⁻⁷ रुपी। इसलिए भाई साहब 1 मिनट में अगर आप निकालें इसको, 1 मिनट में स्पेंडिंग आपकी हो जाएगी 60 × 10⁻⁷ रुपीज़। इस तरह से अगर 1 आवर में आप निकालें तो ये हो जाएगी आपकी 60 × 60 × 10⁻⁷ रुपी। इस तरह से अगर आप 1 दिन का निकालें, 1 डे में आप कितना खर्च करेंगे? तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, ये 1 घंटे का स्पेंडिंग है, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 × 60 × 60 × 10⁻⁷ रुपी। ठीक, तो इसलिए 1 साल में, चूंकि आपसे क्वेश्चन कर रहा है साल में, ईयर्स में, इसलिए 1 ईयर में आप कितना खर्च कर पाएंगे? 1 ईयर में, चूंकि 1 दिन में इतना है और 1 ईयर में होते हैं 365 दिन, 365 डेज। भाई असल में प्रॉब्लम क्या है बॉस कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल, जहाँ पर फीस पड़ती थी 1 रुपया, समझ रहे हैं आप? और 1 रुपया फीस भी जब कभी हम लोग नहीं दे पाते थे तो हमारे क्लास टीचर खुद ही जमा कर देते थे, लेकिन नाम उन्होंने कटने नहीं दिया, और उसी का शायद परिणाम है कि हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो इस वजह से हम लोगों की जो इंग्लिश है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सरकारी विद्यालयों में पढ़े हुए हैं तो हम लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस इंग्लिश के साथ आप लोग प्लीज़ एकोमोडेट कर लीजिएगा। तो 1 ईयर, 1 साल में 1 दिन का स्पेंडिंग ये रहा आपका, तो 1 साल का स्पेंडिंग आपका कितना हो जाएगा? 365 × 24 × 60 × 60 × 10⁻⁷ रुपी। इतना रुपया आप 1 साल में खर्च कर पाएंगे। तो अब फिर से यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। सिंस 365 × 24 × 60 × 60 × 10⁻⁷ रुपी खर्च करने में आपको लगा है 1 ईयर यानी 1 साल। तो अगर 1 मोल हो तो इसलिए 1 रुपया खर्च करने में कितने साल लगेंगे? ये आपका हो जाएगा 1/365 × 24 × 60 × 60 × 10⁻⁷ ईयर। ठीक,
अब ये 1 रुपया खर्च करने में कितने साल लगेंगे, तो इसलिए आपके पास 1 मोल रुपया है। 1 मोल रुपया मतलब वही एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में उसका कितना पार्टिकल होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 रुपए में कितने रुपए, 1 मोल रुपए में कितने रुपए होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1 रुपए को खर्च करने में इतना टाइम लगा, तो इस हेंस 6.023 इंटू 10⁻23 रुपए खर्च करने में आपको जो टाइम लगेगा वो ये हो जाएगा 1/365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। इतना ही आएगा ना बॉस। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻9 ईयर्स। और ये जो 10⁻9 है ये बिलियन हो गया, तो ये हो जाएगा 1.9 बिलियन ईयर्स। अब आप समझे, अब आपको रियलाइज हुआ कि 1 मोल कितनी छोटी सी पुचुन्नी सी चीज है। अगर आपके पास ऊपर वाला सिर्फ 1 मोल रुपया दे दे, कितना रुपया दे दे, 1 मोल, और 1 सेकंड में आप 1 करोड़ रुपया खर्च करें, तो उस 1 मोल को खर्च करने में 1.9 बिलियन ईयर्स गुजर जाएंगे, यानी आप खर्च नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी अमाउंट होती। दिस इज द मैजिक ऑफ मोल, कि सिर्फ 1 मोल रुपया आप अपने जीवन काल में, आप अपने लाइफ टाइम में खर्च नहीं कर सकते अगर आप 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपया आपके पास हो। वैसे आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत पहले शायद 96 या 97 में IIT में आया हुआ था, तब JEE नहीं होता था, तो उस एक बार का ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नोट कर लिया आपने, मिटा रहे, चलिए तो इसको मिटा देते हैं।